फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर दीपक जी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ एक किसान मौजूद है जिनका नाम है धर्मवीर सिंह। आज हम दोनों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि एफपीओ के बारे में, एफपीओ आखिर होता क्या है और किसान से जुड़ी वो सारी बातें आज हम लोग जानेंगे कि आखिर एक किसान को क्या कुछ परेशानियां होती है, क्या कुछ तकलीफें होती है एक फसल को उपजाने में। तो सबसे पहले तो स्वागत है सबनीमा फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर दीपक जी, और धर्मवीर जी का आपका भी स्वागत है जी। तो बेसिकली दीपक जी हमें ये बताइए कि सबनीमा फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या और इसका नाम सबनीमा फार्म क्यों रखा गया? सबनीमा एक्चुअली मेरा विलेज है, उसी के नाम पर सबनीमा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम मैंने रखा है, क्योंकि मैंने शुरुआत की है अपने गांव से ही। एफपीओ का एक कंसेप्ट होता है कि किसान उत्पादन तो कर देते हैं लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है, ना सही मार्केट मिल पाता है। इसलिए हमने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर और किसानों को हेल्प करें, उनके प्रोडक्ट जो उत्पादन करते हैं उनका सही मूल्य मिल सके और बाज़ार तक उसका पहुंचाने का सारा चीज़ जो है हम लोग खुद करते हैं सेटअप। धर्मवीर जी ये बताइए कि सबनीमा फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें आप एक किसान हैं, आपको क्या कुछ प्रॉफिट हुआ है, क्या कुछ इससे आपको सुविधा प्राप्त हुआ है सबनीमा फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से, जब जैसा कि दीपक जी ने बताया कि ये किसानों के लिए एक समूह बना हुआ है? हम गोभी का खेती करते हैं, सब्जी का जी, और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं उससे हम जी। यही है कि उसमें थोड़ा सा खाद का प्रॉब्लम चलता है सीजन पे जी, और अच्छा खासा हम लोग कमा रहे हैं उससे भी। जी। दीपक जी एफपीओ के गठन की पूरी प्रक्रिया क्या है, विस्तार से बताइए। एफपीओ का गठन का दो तरीका है, गवर्नमेंट करवाती है और दूसरा खुद का सीए के थ्रू कराना पड़ता है। तो हम लोग जो बनाए हैं सीए के थ्रू खुद का बनाए हैं, गवर्नमेंट भी उसके लिए ये करता है, नाबार्ड वगैरह से बनता है, लेकिन हम लोग जो बनाए हैं वो अपना खुद का प्राइवेट बनाए हैं। और बहुत से किसान हम लोग से जुड़े हैं 2-4 ब्लॉक का, और उसको ज़्यादा रूप में हम उसको आगे ले जाने का संकल्प लिए हैं और किसानों को मैक्सिमम उसके थ्रू प्रॉफिट देने के लिए और लोगों को जागरूक, क्योंकि हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है जिसमें गेहूं का हो गया, मक्का का हो गया वगैरह। तो हम लोग का है कि एग्रीकल्चर का ट्रेंड बदला जाए और जैसे मशरूम का हो गया, जैसे शिमला मिर्च हो गया, इस तरह का खेती किया जाए, फूल गेंदा फूल का किया जाए, जिससे किसानों का इनकम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसके थ्रू हो सके। और इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और जो हमारे साथ धर्मवीर जी बैठे हैं ये शिमला मिर्च का खेती कर रहे हैं 1 एकड़ में। और इस तरह से हम लोग बहुत से किसान को जोड़े हैं जो कि फूल का, गेंदा फूल का कर रहा है, और उन लोग का जो उत्पादन होता है उसको हम आगे मार्केट में पहुँचाने का काम करते हैं। जी दीपक जी आपने बताया कि एक नाबार्ड के थ्रू भी एफपीओ के गठन की जाती है और एक सीए के थ्रू भी होती है। तो नाबार्ड में क्या कुछ रहता है और सीए में क्या कुछ रहता है? आपने बताया कि आपने एफपीओ के गठन किया है सीए के थ्रू, तो सीए जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी प्रमुखता क्या होगी, इनकी मेन भूमिका क्या होगी? नाबार्ड के थ्रू जो होता है वो फुल्ली होता है क्या कि गवर्नमेंट के उसमें कोई पैसा नहीं लगता है खुद का, वो खुद समूह बनाकर होता है। और जो प्राइवेट होता है सीए थ्रू उसमें चार्जेस वगैरह लगते हैं जो खुद का पे करना होता है। ये मेन डिफरेंस यही इसमें है, बाकी फंक्शन सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। जी धर्मवीर जी ये बताइए कि एफपीओ की, जैसा कि दीपक जी ने बताया कि एफपीओ के वजह से काफ़ी सारे किसानों को सुविधा मिलती है, फ़ायदा होता है। तो आप एक किसान हैं, आप एफपीओ मतलब एफपीओ को लेकर के आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ? दीपक जी ने बताया कि आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं, तो किसानों को क्या क्या फ़ायदा होता होगा एफपीओ को? मतलब कि लोग शिमला मिर्च का, गोभी का अपना समूह में खेती कर रहे हैं, हम लोग सहायता मिलता है हम लोग को। जी दीपक जी इंडिविजुअल के अलावा अगर संगठन बनाकर खेती करते हैं तो उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि एक इंडिविजुअली खेती होता है, लेकिन अगर एक समूह बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? समूह बना, क्योंकि एफपीओ के थ्रू एफआईजी बनता है, वो 20 का एक समूह बनता है। उससे मेन फायदा क्या है, 20 लोगों का जब समूह बना तो उसके लिए पूंजी का जो ये होता है कलेक्टिव होता है, और जो भी चीज़ का खेती होगा तो सभी लोग का उसमें सपोर्ट रहता है। और एक होता है, सपोज किया जाए कि
अगर शिमला मिर्च का खेती 20 किसान कर रहा है तो एक हमको बहुत बड़ा मात्रा में मिल जाता है प्रोडक्ट, जिसको कि आगे हम उसको बढ़ा सकें, बेच सकें। किसान को फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट होता है कि इसमें बिचौलिया नहीं होता है, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का उसका शेयर सभी किसान जो उसका मेंबर है उसको भी मिलता है। तो दीपक जी, इसका टर्नओवर कितना होता होगा अगर एक किसान की बात करें, और अगर सबनिमा की बात करें तो इसका टर्नओवर कितना होता होगा? शिमला मिर्च का अगर एक किसान 1 एकड़ में खेती कर रहा है तो 8 से 10 लाख रुपया का वो इनकम पा रहा है। हाँ, इसलिए हम लोग कृषि में तकनीकी हस्तक्षेप, पुराने चीज़ को छोड़कर नए चीज़ का अपनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, और बहुत लोग करना शुरू भी कर चुके हैं, क्योंकि आज के समय में बिहार में इस चीज़ की मांग है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड बदले, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है हमारा, यहाँ की भूमि बहुत अच्छी है लेकिन किसान लोग को सही जानकारी नहीं मिल पाता है। सरकार की बहुत सी योजना होती है जिसका सही जानकारी किसानों को नहीं मिलता, या यूं कह सकते हैं कि योजना तो बहुत सरकार की तरफ से आई है, लेकिन उसको धरातल पर उसको इस्तेमाल कैसे करते वो किसान नहीं कर पाते। वो इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी होती होगी कि हाँ। और कभी कभी ऐसे किसान के पास तो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होता है, लेकिन नॉलेज की वजह से कभी कभी कोई भी फसल उपजाने में भी काफी तकलीफें होती होंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास अगर एक्सपीरियंस हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक अगर आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो नॉलेज भी होना कि किस मिट्टी में किस तरह से और किस टाइम पे कोई फसल उपजाया जा सके, वो बहुत मेन चीज होता है। तो उसकी जानकारी किसानों को पहुंचानी चाहिए। हाँ, उसके लिए हम लोग का टीम है जिसका मिट्टी जांच उसका क्या है, उसमें कौन सा फसल सूट करेगा, ये सब चीज़ किसानों को पता नहीं होता है। कौन से खाद उसमें पड़ने चाहिए, किस खाद की कमी है, वो सब चीज़ की जानकारी हम लोग देते हैं, उसको अवेयर करते हैं, और किसान में इसे हम लोग चुन लेते हैं, जो मेंबर होते हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस उसी में से सेलेक्ट करते हैं, और दूसरी जगह उन्हीं का नॉलेज को हम लोग यूज करके और किसानों को जागरूक करते हैं। और कहते हैं ना धर्मवीर जी, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे जो किसान भाई है वो होते हैं कि वो पुरखों से पहले जो मतलब कि प्रथा आ रही है कि इस तरह से चलाना है, किसान खेती करना है, वही चलते आ रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है, समय के साथ साथ काफ़ी सारी मिट्टी में कमियां भी बढ़ती आई है। तो जो पुराने तरह का जो सुविधा था, पुराने तरीके से जो फंक्शन हम लोग करते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ अब नहीं हो पाता। इस वजह से कभी कभी पौधों में बहुत जल्दी फंगस हो जाता है, बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और लेकिन अगर बात करें, कोई भी अगर किसान खेती करते हैं तो आजकल होता है कि किसान अगर खेती करते हैं तो एक मतलब उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो उसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि लोग मुनाफा कमाने के लिए अपने फ़ायदे को लेकर के इंजेक्शन लगाते ताकि वो जल्दी से उपज जाते हैं। कोई भी सब्जी हो या फ्रूट की बात करें तो वो पक जाए, जिससे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है। उसको लेकर के क्या कहना है? हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है तो उसको लेकर के क्या कहना है? जब बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो इंजेक्शन लगाकर फल को बड़ा करते हैं, मतलब कोई भी फल का आकार अगर वो छोटा होता है तो इंजेक्शन लगता है वो रातों रात बड़ा हो जाता है, तो उसको लेकर के वो मतलब वो क्या चीज़ होता है? अच्छा, मैं जी, वैसा तो किसान में चलता नहीं है, वैसा तो बेचने वाला है वही कर रहा है वैसा। जैसे एक्चुअली है क्या कि ये जो आप बोल रहे हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज जी हाँ, वही समस्याओं के बारे में इसके कारण जो है बहुत सा टॉक्सिन होता है, जिसको हम लोग जब हरी सब्जी खाते हैं मैक्सिमम उसमें खाद का यूज होता है। बहुत लोग उसको पकाने के लिए इंजेक्शन देते हैं जो कि बहुत हार्मफुल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। वो लोग जब खाते हैं उसका प्रभाव हमारे आम जिंदगी पे पड़ता है, हमारे हेल्थ पे पड़ता है, जिसको लोग मतलब जो धांधली करते हैं अपने फायदों को लेकर। तो इसके लिए हम लोग जो अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ये मोटिवेट कर रहे हैं कि उस चीज़ को आप लोग छोड़ें और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और हम लोग के एरिया में बहुत से ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टार्ट भी हो चुका है। सरकार की योजनाएं भी हैं, नमामि गंगे योजना है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोकस कर रही है, उसके थ्रू भी किसानों को हम लोग जोड़े हैं और योजना का लाभ मिल रहा है। हम लोग के यहाँ 200 हेक्टेयर में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कृषि हो रहा है और धीरे धीरे उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। और इस चीज़ से उन लोग को बता रहे हैं कि ये पॉइजन मत यूज कीजिए, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए
किसी का जीवन को आप लोग बर्बाद मत कीजिए। जी। तो इससे हम लोग जो है अवेयर कर रहे हैं किसानों को। दीपक जी, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो एफपीओ के गठन के लिए हेल्प करती है? नाबार्ड हो गया, CFI हो गया, जी। ये सब जो है हेल्पफुल करती हैं। अच्छा, और कौन कौन से दस्तावेज है जो इस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? इसके लिए तो पैन कार्ड हो गया, जितने भी मेंबर 5 डायरेक्टर होते हैं तो उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ ये लगता है। फिर एक ऑफिस का एड्रेस लगता है जहाँ पे ऑफिस हमको ये करना है। ये सब चीज़ हम लोग देते हैं इसलिए कि उसका प्रोसेस होता है, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो प्रोसेस होता है ये लगता है। उसके बाद उसका फीस है 25,000 समथिंग जो भी वो लगता है। और उसके बाद हम 1 महीने का टाइम लगता है फिर ये एफपीओ गठन में। मतलब तो किन किन फसलों या उपज को लेकर के एफपीओ का गठन किया जा सकता है? सभी फसलों के लिए ये है, ऐसा कुछ नहीं है कोई आइडेंटिफाई कि इस फसल के लिए, सभी के लिए ये है। मेनली क्या है, अगर गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ किसान कर रहा है, 1000 टन गेहूं होता है तो वो क्या होता है, टाइम पे जब उत्पादन होता है तो किसानों का उसका मूल्य, व्यापारी क्या होता है कम रेट पे लेता है जिससे उसको मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग उसका भी, जितने भी किसान जो कि गेहूं का कृषि कर रहे हैं उन लोग का एक समूह बना के, उन लोग का जितने भी है अन्न वो सबको एक जगह हम लोग ये करते हैं। और बड़ा व्यापारी, बड़े बाहर का फ्लावर मिल्स हो गया, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके और उचित मूल्य जो मिलना चाहिए वो हम लोग दिलवाते हैं। उसके थ्रू जो एक डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा हम लोग का ऑर्गेनाइजर, सपोज किया जाए कि 2000 रुपये टन गेहूँ लिया गया और वहाँ 2200 रुपये बिका, तो ये 200 का जो फ़ायदा हुआ इसका भी फ़ायदा जो है किसानों में पर शेयर के हिसाब से मिलता है। तो डबल फ़ायदा है एफपीओ के थ्रू जी। इसमें किसानों का शोषण नहीं होता, किसान खुद उत्पादक है, खुद विक्रेता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। जी। तो अब मतलब कि जो भी फसल की खेती करते हैं मार्केट तक उसको कैसे ले जाते होंगे और क्या कुछ तकलीफें होती होंगी और मार्केट तक उसको ले जाने की प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होती होगी? एफपीओ के थ्रू। एफपीओ के थ्रू एक्चुअली क्या हम लोग किसानों, जितने भी किसान का समूह है उन लोग का माल एक जगह हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद शहर, सपोज पटना है, पटना का जो बड़ा सब्जी का अगर बड़ा मंडी है वहाँ का जो मेन होता है वहाँ का रेट हम लोग पता कर लेते हैं, वहाँ क्या रेट चल रहा है, क्या मिल रहा है। उस हिसाब से यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्टिंग पे जो कॉस्ट आता है उसको ऐड करके, उसके बाद जो प्रॉफिट वहाँ होता है, प्रॉफिट होता है पटना लाए, वो प्रॉफिट क्या है कि सभी किसानों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम। तो इसमें दिक्कतें आती है जो कलेक्शन करवाना, उसको फिर भिजवाना, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन बिना दिक्कत को सामना किए हुए तो कुछ हो भी नहीं सकता है। जी। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो हमारे जो यूथ है, हमारे जो अभी के यूथ जनरेशन में यूथ कतराते हैं खेती को लेकर के, उनके मन में जो विचारधारा होती है खेती को लेके वो उतनी नहीं होती है। लेकिन कई सारे ऐसे भी यूथ हैं जो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे यूथ को देखा है जो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कैसे किसी भी फसल को उपजाया जा सकता है। तो आप उन यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में भी अपना इंटरेस्ट जगाए? एक्चुअली है क्या कि जो यूथ इस चीज़ से भाग रहे थे वो क्या था, वो एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था जिससे ज़्यादा फायदा हो नहीं था। जितना होता था उतना लोग घर में खपत कर लिया, थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन अभी का जो कृषि का है ये, इसी पे हम लोग फोकस किए हैं कि आधुनिक कृषि हो। जैसे शिमला मिर्च का हो गया, जैसे जरबेरा फूल का होता है, ये सब ग्लैडुलस हो गया, ये सब चीज़ का जो कृषि करेगा युवा तो उसमें अच्छा मुनाफा है। साल में वो 10 लाख से 15 लाख का भी नाम ले सकता है मुनाफा। इस पे हम लोग जो है कि आया था न्यूज, देवघर के पास एक लुटिया तरगांव है जो मोहनपुर प्रखंड का है। हम लोग न्यूज में देखे, वहाँ गए, वहाँ उस किसान से मिले जो कि जरबेरा का कर रहा था, पॉली हाउस में खेती फूल का। तो वहाँ पर गए, उससे मिले, एक इंटीरियर गाँव था वो, जब गए उससे मिले, बात किए तो 4-5 जगह वो पॉली हाउस का लगाए हुए था और उसको विभाग से, हॉर्टिकल्चर से मिला हुआ था वो चीज़ सपोर्ट, और वो खेती कर रहा था। उससे पूछे कि आप लोग कैसे इसका मार्केटिंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा माल पटना भी जाता है, देवघर जाता है, देवघर जाता है, फिर रांची जाता है फूल। वहाँ से क्या होता है, वो लोग यहाँ से ऑर्डर देता है पार्टी, वहाँ से वो लोग गाड़ी से भिजवा देता है, बस वगैरह जो भी आता है। तो इसके थ्रू वो बताया अपना कि हम साल में जो है 10 से 15 लाख रुपया
कमा रहे हैं इसी गांव में रहते हुए, और हमें सरकार की तरफ से बहुत सुविधा मिलता है। तो आधुनिक कृषि वो चीज़ नहीं है, जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट हुआ, ये चीज़ लगाकर भी युवा कमा सकता है। बहुत सा एरिया जैसे लखीसराय एरिया में टमाटर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। सीजन पे क्या होता है, 2 रुपये 1 रुपये, मतलब फ्री में समझिए वो बिक रहा है, बर्बाद होता है। अगर वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर उसका, और उसको ये किया जाए, डेवलप किया जाए, उसके बाद मार्केटिंग किया जाए उसका, तो उससे युवा अच्छा खासा कमा सकता है। तो देर आर सो मेनी डायमेंशन इन दिस सेक्टर। जी दीपक जी और धर्मवीर जी, ये बताइए कि किसान हमेशा किसानों की मांग रहती है जो केंद्र सरकार भी पूरा नहीं करती है, और हमारे मुख्यमंत्री से भी बहुत सारे किसान ऐसा मांग करते हैं। तो उन मांग, आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से कि और इसे बेहतर बनाया जा सके? कुछ मतलब लगातार किसानों की मांगे पूरी नहीं होती है, लगातार किसान हर जगह पे धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। आपकी क्या मांगे हैं कृषि किसान, आप एज अ किसान आप क्या मांग करते हैं सरकार से कि इस एफपीओ या फिर एग्रीकल्चर को और बेहतर बनाया जा सके? सरकार से यही मांग है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सही रूप से वो धरातल पर नहीं आ पाती है, जिस वजह मतलब से आपका मानना है कि वो सही रूप से धरातल पर नहीं मिल पाती है। अब जैसे धान का भी ये हुआ, पैक्स लेता है धान, यहाँ पे हम लोग के यहाँ धान का पैक्स लेता है। अगर पैक्स में जाएगा तो वो उसका रेट 1900-2000 होगा जो सरकार फिक्स करती है, और अगर वो पैक्स नहीं लेगा तो हम लोग का धान 1400-1500 रुपये, जो कि उसका प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आता है लगभग वही आता है। तो सरकार से यही हम लोग चाहते हैं कि सरकार का जो भी योजना हो, जो भी सिस्टम हो, सही रूप से किसानों को सपोर्ट करे, जिससे कि किसान को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि प्रोडक्शन तो कर लेता है किसान, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिसका वजह यही सब होता है कि जब प्रोडक्शन हुआ तो जो भी गवर्नमेंट का थी वो मना करता है धान लेना, 2 महीना रुक गया, बाद में होता क्या है, जो पैक्स का अध्यक्ष है अपने से धान खरीदे हुए है उसको अपना उसमें डाल देता है। तो एक लोग कमा रहा है, किसान को नहीं मिल पाता है, बीच का जो है वही सब फायदा उठा लेता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब सरकार का इस पर थोड़ा सा ध्यान हो, और जो भी बड़ी इसमें काम कर रहा है वो अच्छी ढंग से पारदर्शिता से काम करे, जिससे सही रूप से किसानों को उसका लाभ मिल सके। जी, बिहार में खेती करना और मार्केट के व्यवस्था को कैसे हैंडल करना चाहिए? धर्मवीर जी आप बताइए, आप एक किसान हैं, बिहार में खेती करना कितना अच्छा होता होगा या फिर कितनी मुश्किल का बात होता होगा, और मार्केट तक उसको अच्छे से ले जाना और मार्केट के व्यवस्था को कैसे हैंडल करना चाहिए, बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? हम लोग जब उपजा लेते हैं तो हम लोग का बेचने में कठिनाई होती है। अच्छा, मतलब उपजा लेते हैं और उसको बेचने में कठिनाई। जी, तो क्या कठिनाई होती है? कठिनाई और मार्केट में रेट नहीं मिल पाता लोग का। अच्छा, आपका ये है कि मार्केट में रेट नहीं मिलता, मतलब जो आप रेट आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा रेट आपको मार्केट में नहीं मिलता है। तो समूह के मार्फत जब बाहर ले जाते हैं जी तभी रेट मिल पाता है फिर जी। दीपक जी, तो आप मतलब सरकार से आपका क्या मांग है इस चीज, इस सुविधा का, इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकाला जा सके? इस समस्या का समाधान इस तरह से है कि जो भी मंडी है, जहाँ भी मंडी है उस पर सरकार का थोड़ा बहुत नियंत्रण हो, और किसान को उचित मूल्य मिले, इसके लिए एक चैनल हो। जिस तरह से अनाज गेहूं के लिए, धान के लिए पैक्स का, उसी ढंग से सब्जी का सरकार से रेगुलेटिंग को ऐसा ये हो जो कि हर जगह एक हब हो, जहाँ से सब्जी का कलेक्शन हो, वहाँ से फिर सब्जी को बाहर भेजा जाए। सब जगह ये चीज़ हो जिससे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ को सरकार हेल्प करे, जिससे एफपीओ इस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम आती है एफपीओ को, जो कि सरकार को देखना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ सबनिवा फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर दीपक जी और हमारे साथ किसान धर्मवीर सिंह जी। तो सब धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े, कृषि पिटारा के साथ जुड़े। तो देखा आपने किस तरह से एफपीओ के बारे में इन्होंने जानकारी दी, और किसान को किस किस मुसीबतों से झेलना पड़ता है, किस किस मुसीबतों को झेलना पड़ता है, क्या कुछ मांगे हैं, ये सारा डिस्कशन हमारे इस शो में हुआ है। तो और इसी के साथ हमारे खास मुलाकात खास कार्यक्रम में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए बी न्यूज के साथ कृषि पिटारा में। नमस्कार।